बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की अदालत, सहाफ़त, वकालत, समाज के अंदर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, लेकिन आज एक मरतबा फिर 9 मई है, बड़े ख़तरनाक तसादम का आगाज़ हो गया है। निशाना कौन है और इसका नतीजा क्या निकल सकता है? इमरान खान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी एक ख़तरनाक मुहिम शुरू कर चुकी है, ये इस तनाज़र के अंदर क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, लेकिन सिविलियन के साथ वहां पर क्या बीत रही है, उनके साथ क्या सलूक हुआ है, इस हवाले से कुछ तहलकाखेज इंकशाफात किए गए हैं। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये कि अमेरिका के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी। इमरान खान की जो रिहाई है वो यकीनी तौर पर दिखाई दे रही है। ये खबरदार कर दिया गया है। किसने खबरदार किया है इदारों को, ये भी आपके सामने रखना है। कुछ और आम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। पिछले साल 9 मई आपको इल्म है, उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हुई। 9 मई के वाक़यात को एक सानिया बनाकर पेश किया गया और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या बीती और खाऊ कबाइल ने इस पूरी सूरत हाल के अंदर कैसे फ़ायदा उठाया, ये सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन इसी 9 मई से जुड़े हुए कुछ लोगों के जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालतों के अंदर शुरू किए गए हैं। हमने देखा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ, फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया। फिर कादी फायद ईसा के इंतहाई करीबी जो जज हैं उन्होंने किस कैसे सहूलतकारी की और ये पूरी जो गेम है उसको तब्दील किया गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट नहीं होती, वो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हो रही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं जो सोशल मीडिया पर भी रिपोर्ट नहीं हो रही होती, क्योंकि वो जो कैफियत होती है, जो कुछ किसी के साथ अंदर बीत रही होती है, तशद्दुद हो रहा होता है या कुछ उनके साथ जो है वो वीडियो ऑडियो का सिलसिला चल रहा होता है, तो बहुत कम आटे में नमक के बराबर चीजें बाहर आ रही होती है। खास तौर पर जो फौजी अदालतों के अंदर या फौजी कस्टडी के अंदर जो लोग हैं उनके हवाले से जो फौजिया सदीकी एडवोकेट है, जो कुछ मुल्ज़मान की तरफ से पेश हुई, अंदर का माहौल कैसा है और क्या किस तरीके से जो लोग हैं उनको इकबाल जुर्म पर मजबूर किया गया है, ये मैं उन्हीं की ज़बानी आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि मैं ये ना हो कि कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या ये, चूँकि कुछ भी इस मुल्क के अंदर मुमकिन है। अब यहाँ पे वो कहती हैं 105 मुल्ज़मान का ट्रायल फौजी अदालतों में किया गया है। फौजी अदालतों में ट्रायल्स की आइनी और कानूनी हैसियत पर बहस जारी है, जबकि इन मुल्ज़मान की जिंदगियों पर भी गैर असरात मुरतब हुए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सानिया 9 मई के मुल्ज़मान के ट्रायल कैसे किए गए और इन ट्रायल्स के मुल्ज़मान की जिंदगियों पर क्या असरात मुरतब हुए हैं। 4 मुल्ज़मान की ये नुमाइंदा है खदीजा सिद्दीकी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू ज़ुबैर अली खान बड़े आम क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनको ये दिया गया है। उसके अंदर 2-3 चीजें बड़ी ही आम उन्होंने कही हैं और जो बड़ी खतरनाक है। एक तो उन्होंने बताया है कि मिलिट्री कोर्ट्स आम अदालतों से मुख्तलिफ हैं। आम अदालतों में एक जज होता है जिसके साथ एक स्टेनोग्राफर होता है जो साथ साथ टाइप कर रहा होता है, लेकिन फौजी अदालतों में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि फौजी अदालतों में एक छोटा सा कमरा होता है, वहां लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अफसरान मौजूद होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि अदालती ट्रायल के दौरान फौजदारी मुकदमात के कानून शहादत और ट्रायल के तरीकाकार से बेखबर हैं या उन्हें फर्क नहीं पड़ता। शहादत कैसे रिकॉर्ड हो रही है, शहादत रिकॉर्ड करने का कानून क्या है, वहां इसकी कोई परवाह नहीं की जाती। हाथ से शहादत रिकॉर्ड की जाती है। अदालत में जज ब्रांच का भी एक रुकन मौजूद होता है जिसे फौजी कवानीन का इल्म होता है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग वकील नहीं होता। अदालत को एक लेफ्टिनेंट कर्नल कंडक्ट कर रहा होता है। तो ये अंदरूनी, इसलिए मैं आपके सामने ये चीजें रख रहा हूं कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और रोज आपके सामने समातों का हवाल आता है, फिर अडियाला जेल के अंदर भी हत्ता के जो समात होती है, कभी कुछ वकला को एक्सेस होती है तो वो रोज आ जाता है कि जज कैसे बैठा था, वहां पे क्या रवैया था, कैसे दीवारें तमीर कर दी गई, शीशे लगा दिए गए, ताले लगा दिए गए, ये सारी कहानियां आती हैं। लेकिन जो कुछ फौजी कस्टडी के अंदर हो रहा है वो तो जो मुल्ज़मान कभी उनके साथ लवाकीन मुलाकात करते हैं, रिकॉर्ड वो भी हो रही होती है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें जो है वो निकल आती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहती हैं कि ट्रायल बंद कमरे में होते हैं, आइन के मुताबिक आज़ाद और शफाफ ट्रायल जरूरी है, लेकिन यहाँ जिन लोगों ने मुकदमात बनाए होते हैं वही अपने गवाहान पेश करके फैसले कर रहे होते हैं।
इसलिए उन्हें आज़ाद और शफाफ ट्रायल नहीं कहा जा सकता। अब ये सीधी सी बात है कि जिनको पकड़ना है बस सजा दे दें, फ़ायदे ही कोई नहीं है। फौजी अदालत में एक मुलजम को सिर्फ एक वकील की इजाज़त होती है और साथ में कोई मुआवन वकील भी दाखिल नहीं हो सकता। हत्ता कि बहुत से मुलजमान के वकील नहीं होते और उन्हें जो वकील फराहम किया जाता है वो भी आर्मी ऑफिसर ही होता है, जबकि 9 मई के मुलजमान में भी बाद लोग ऐसे थे जिनको वकील नहीं दिया गया। अब यहाँ पे वो खदीजा कहती हैं कि वो अदालत में वाहिद खातून वकील थी, मेरे साथ उनका रवैया अच्छा था, मुझे पुरसकून रखा, लेकिन जिस तरीका कार के तहत ट्रायल होता है वो बिल्कुल गलत है और खिलाफ कानून है। वहाँ ये सोच है कि उसकी वीडियो आ गई है तो बस ट्रायल करें और सजा दें। इन्होंने बताया कि पहले दिन फौजी अदालत में थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वहाँ काला कोट पहनने वाले वकील या जज नहीं थे बल्कि बावर्दी फौजी अफसरान थे, लेकिन फिर मुझे आदत हो गई। अच्छा, आगे 2-3 बातें उन्होंने आम की हैं। वो कहते हैं कोट लखपत जेल में और फौज की तहवील में कैद मुल्जमान में जमीन आसमान का फर्क है। आम कैदी को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन फौज की तहवील में लोगों को किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। इन मुल्जमान को रोजाना की बुनियाद पर एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा जाता है जहां 12-12 घंटे तक तफ्तीश जारी रखी जाती है। इस दौरान मुल्जमान ने खुद पर तशद्दुद की भी शिकायत की हैं। मुल्जमान बताते हैं कि इब्तदाई 2 माह में उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया है कि इब्तदा में मुल्जमान पर इतराफी बयान के लिए दिनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। एक मुल्जम को जब हर तरह से टार्चर किया गया लेकिन वो इतराफी बयान देने के लिए रजामंद न हुआ, तो जब इसके सामने नाखन निकालने वाली मशीन लगाई गई तो फिर वो इतराफी बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हो गया। यानी इतना तशद्दुद कि मशीन से नाखन जो है वो उतारे जा रहे हैं। ये खदीजा जो है वो बात कर रही हैं, जो वकील हैं 4 मुल्जमान की फौजी अदालतों के अंदर। अच्छा, फौजी अदालतों का सामना करने वाले 28 मुल्जमान थे और सब ने इतराफी बयान दिया है। भाई कोई मतलब है क्यों नहीं देंगे? सब के बयान तकरीबन मिलते जुलते हैं। इब्तदाई तौर पर जब 2 जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उन मुल्जमान को पेश किया गया तो उन्होंने जब जिस्म पर जिस्मानी तशद्दुद के निशानात देखे तो उन्होंने इतराफी बयान रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया। यानी इतराफी बयान उन्होंने रिकॉर्ड करने के भाई इतना तशद्दुद उन्होंने दिखाया, भाई इतना मारा गया है। यानी आप देखिए जजों की बेबसी। क्या ये सारा कुछ हमारे काजी साहब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के पीछे छुप के ये सारा जुल्म जो कुछ हो रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है, चले अगर ये इल्जाम भी है तो कम से कम ये तहकीकात तो हो सकती है, लेकिन नहीं, आंखें बंद है, कान बंद है। यानी अंधा गूंगा बहरा जब हो जाए तो फिर बंदा क्या कह सकता है। यानी ये इस वक्त निज़ाम इंसाफ जो है उसका ये हाल है पाकिस्तान के अंदर। और फिर उन्होंने बताया फैमिलीज को मिलने के हवाले से हसान न्याजी से मुतल्लिक जो है एक बात इससे मुतल्लिक करूंगा। वो कहती है कि हसान न्याजी को इसलिए टारगेट किया गया कि वो इमरान खान का भांजा है और उन पर इस बात का केस बनाया गया कि वो ममनूरा इलाके में गए। केस जियो फेंसिंग से 10,000 लोगों में से 28 लोगों को अलग करके दिया गया और फिर उनको फौज की तहवील में दे दिया गया। हसान न्याजी को टारगेट किया जा रहा है ताकि एक मिसाल बनाई जा सके, लेकिन हसान न्याजी गुज़श्ता साल 9 मई के जिस मौके पर खड़े थे वो आज भी वही खड़े हैं, लेकिन उन पर भी तशद्दुद के हवाले से जो है वो बात की गई है। तो ये होता है इस 9 मई के बाद फौजी अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है। अच्छा, अब मुशाहिद हुसैन सैयद एक बड़े आम सेनेटर हैं, आपको इल्म है नून लीग से उनका ताल्लुक है। एक तो उन्होंने बताया कि नून लीग बढ़ गई है, 30 सालों के बाद नून लीग इतनी नीचे गिरी है, उसका मोराल गिरा है कि अब जो है वो ये सब तबाही और बर्बादी लीडरशिप की है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे इदारों को ये सोचना चाहिए, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ रही है, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप फोन करे, और उसको अंदाजा है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एजेंसीज को भी पता है, पॉलिसी इतनी तो बदलती है कि भाई किसके साथ हमने रखना है। जो फॉर्म 47 वाले हैं वो तो उनको नहीं मानेगा, चूंकि वैसे भी सारी चीजें तो काल आने से पहले आपने ढेर हो जाना है अमेरिका के सामने। तो बेहतर है कि पहले ही आप मामलात को उस तरफ ना लेकर जाएं। ये बात जो है ये एक सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरिट पर देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तानियों को, इमरान खान को जरूरत नहीं है अगर मेरिट पे मामलात चलते हैं। अब 9 मई के जो वाकयात हैं उस तनाजर के अंदर मैं तो एक बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूं। 1 साल बीत गया है, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टाउट जो है वो मुनज़्ज़म हुए, फिर तालीमी इदारों के अंदर लिखा गया तमाम स्कूलों को कि जनाब आपने 9 मई का साने पे सही आपने बरसी मनानी है, तो वो एक सारा मामला हो गया। फिर इदारों की तकरीबात हो रही हैं, फिर आज जो है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक सोग मनाया जा रहा है। यानी सानिया APS से भी इसको बड़ा खुदा न खास्ता सानिया बना के पेश किया जा रहा है। और ये बेसिक चीज़ें कुछ समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन बहरहाल इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तानी, ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ जंग नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ, यानी ज़ाहिर है एक बड़ी करोड़ों की तादाद में लोग जो है
انہوں نے ووٹ کیا تحریک انصاف کو، میرا خیال ہے ان کو سبق سکھانے کا یہ ٹھن گئی۔ اب رات گئے اور پچھلے 2 دن سے چھاپے پڑ رہے ہیں، چھاپے پہ چھاپا، یعنی ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی عوام تو ہمارے موقف کے ساتھ ہے، تو دوسری طرف آپ ذرا عوام کو نکلنے تو دیں تاکہ پتہ چلے کہ عوام اس بارے میں سوچتی کیا ہے۔ یعنی دوسری طرف چھاپے مار رہے ہیں، گھروں پہ حملے کر رہے ہیں، دوبارہ ریڈ کر کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ اچھا، اس تناظر کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ خطرناک لگا ہے، چونکہ ٹاؤٹ جب بھی بیانیے بناتے ہیں تو اس کے پیچھے گیم ضرور ہوتی ہے، اور گیم یہ ہے، یعنی یہاں پہ آپ دیکھیے ایک بندہ بھی 9 مئی کے اندر کسی ایک فوجی کو بھی نشانہ نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی یعنی ہوتا ہے نا، آج گوادر کے اندر 7 مزدوروں کو قتل کر دیا ہے دہشت گردوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہاں پہ شاید یہ سانحہ نہ بنے، سانحہ تو یہ ہونے چاہیے، لیکن بہرحال 9 مئی ہے، پاکستان کی عوام پرامن احتجاج کرنے کے لیے وہاں پہ گئی، اور جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اس کا الٹیمیٹ جو گرفتار کرنے والے ہیں ان کو اندازہ تھا کہ اس کا رد عمل ایسے ہوگا، تو وہاں پہ سیکورٹی ہٹائی گئی، اور کچھ لوگوں کو جو بھی تھے وہ تحریک انصاف کا تو موقف ہے کہ انڈکٹ کیے گئے تھے اس کے اندر، اور کچھ لوگوں نے حد سے تجاوز کیا۔ بھئی احتجاج تو پرامن کیا جا سکتا ہے، اگر حد سے تجاوز کیا ہے تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے، لیکن ایک پوری جماعت کو ختم کرنے کے لیے صرف اس لیے کہ وہ مقبول ہے، ایک رہنما کو کرش کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کی عوام کی آنکھ کا تارا ہے، اور اس کے مقابلے میں کون لوگ لائے، لوگوں کو شاید یہ بھی ہضم کر لیتے لوگ، لیکن عمران خان کا جب لوگوں نے متبادل ان کھاؤ قبائل کو دیکھا جو پاکستان کو پچھلے 75 سالوں سے نوچ رہے ہیں، یعنی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ، ہماری نون لیگ پیپلز پارٹی، بھائی انہوں نے تو پاکستان کو مقروض کیا ہے، یہی 35 سال تو براہ راست ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور کیا حکومت کی، تو پاکستان کے قرضے، پاکستان کے مسائل، پاکستان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا، IMF ورلڈ بینک کا نیچے گھٹنے ٹیکنا، تو یہ تو 1 سال حکومت آئی ہے عمران خان کی، اور باقی تو 2 سال اس کو ہٹانے کے اندر صرف ہوئے۔ تو بھائی آپ جو جن پر پاکستان کی عوام کو جنہوں نے اس نیج پہ پہنچایا ہے، وہ آج بھی ایک پیج پر ہے۔ یہ تحریک انصاف کا اصل جو ہے اس وقت بیانیہ ہے، اور رونا دھونا ہے۔ پھر اس 9 مئی کے اوپر جتنے سوالات اٹھائے گئے، بدقسمتی ہے، یعنی اگرچہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ پیڈ کنٹینٹ بھی آج بہت سارے بنائیں گے، لیکن وہ سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ وہ فوجی ٹرکوں سے تحریک انصاف کا موقف یہ ہے، جو سول کپڑوں میں اتر رہے تھے وہ کون تھے، وہ کدھر گئے، پھر CCTV فوٹیج کدھر گئی؟ اسلام آباد پر حملہ کر کے عمران خان جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے عمران خان کو اٹھانا، یہ کس کا آرڈر تھا؟ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا تھا؟ اچھا، پھر آپ نے تحریک انصاف کو استعمال ختم کرنے کے لیے سارا کھیل کھیلا۔ یہ اس کے بعد کے واقعات جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بعد کے واقعات اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں۔ اب خطرناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان کو پھانسی ملنی چاہیے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹاؤٹ۔ اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ٹاؤٹ کوئی بیانیہ بناتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس پر جو ہے وہ فضا بنائی جاتی ہے، اور فضا یہ ہے، اب یہ جان اچکزئی نامی ایک مکروہ کردار ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کیوں نہ 9 مئی کے منصوبہ ساتھ عمران خان کو پھانسی دی جائے۔ ریاست پاکستان سے عوام کا سوال، کون سی عوام کا سوال؟ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے بھائی، وہ 8 فروری کو ثابت ہو گیا ہے، تو کون سی عوام؟ یعنی یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا ہرکارے، یہ آگ لگاتے ہیں، جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں۔ اب اس پر شہباز گل نے کہا کہ اب یہ خان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے یہ کیا تو پھر قوم جانے اور آپ جانے، یہ بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ٹاؤٹ ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ جو گفتگو ہے، آپ دیکھیے کچھ ایسے گمراہ کی گردانے گئے، اس کے بعد ایک شخص کے ذریعے، لڑکے کے ذریعے وزیر آباد پر زیادہ تھے بتایا گیا، حملہ کیا گیا عمران خان پر قاتلانہ، اور وہ وہی تھا جو پہلے گمراہ کا ایک ٹاؤٹ لوگوں نے ماحول بنایا تھا، اور آج پھر یہ جو ٹاؤٹ ہیں یہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ بڑا خطرناک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بہت بڑا 9 مئی کے دن تصادم شروع ہو گیا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ حکومت ہے، ایک طرف جو ہے وہ قبضہ مافیا ہے پاکستان کا، یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی جو فارم 47 کا ذریعے قابض ہو گئے ہیں،
ان کی تو پانچوں گھی کے اندر ہے بھائی، وہ تو چاہیں گے لڑے فوج اور عوام، لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے. آپ کی 75 سالہ سرداری بھائی سلامت، لیکن کم از کم اس سطح پہ مت جائیے. اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے تو آج 9 مئی کو خدا نخواستہ جو ایک سوشل میڈیا پر اس وقت بحث ہے، ایک نئی جنگ جو ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ مزید آگے صورتحال خطرناک ہونے جا رہی ہے. تفصیلات آئیں گی، ریلیاں پورے ملک میں نکل رہی ہیں. کیا آپ ڈیٹ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.